नमस्कार विद्यार्थियों। अपन अध्ययन कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, जो बीए द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है। आज अपन वहाँ स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका गठन कैसे हुआ है। नवीन संविधान जो 1998 में बनकर तैयार हुआ, 1999 में लागू हुआ था, के अनुच्छेद 174 से 187 तक संघीय सरकार की रचना, कार्य और शक्तियों और व्यवस्था के साथ उसके संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि संघीय सरकार स्विस संघ की उच्चतम शासकीय और कार्यपालिका सत्ता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 175 के अनुसार संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। संघीय सरकार में इन 7 सदस्यों का निर्वाचन संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। स्विट्जरलैंड जैसे प्रबल प्रजातंत्रात्मक भावना वाले देश में कार्यपालिका के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाना अनुचित प्रतीत हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष कारणों से किया गया है। क्योंकि अपन यह पहले ही पढ़ चुके हैं, स्विट्जरलैंड दुनिया के आज भी जो लोकतंत्र के 2 रूप होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बहुत सारे उपकरण वहाँ अपनाए गए हैं, लेकिन वहाँ जो कार्यपालिका का गठन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी वहाँ की जो संसद है, विधायिका है, वो कार्यपालिका का गठन करती है। जिसमें अपन पहले ही बता चुका हूँ मैं कि वहाँ बहुल कार्यपालिका, वहाँ 7 सदस्य होते हैं कार्यपालिका के, वो सब मिलकर काम करते हैं, कार्यपालिका को चलाते हैं। सर्वप्रथम स्विस संघीय संसद में सदस्य जनता के इतने अधिक संपर्क में रहती है कि स्विस जनता संघीय संसद के सदस्यों द्वारा किए गए निर्वाचन को जनता द्वारा किया गया निर्वाचन मानती है। इसके अतिरिक्त संविधान निर्माता संघीय सरकार के चुनाव को राजनीतिक दलबंदी से अलग रखना चाहते थे और उनकी इच्छा थी कि पर्याप्त राजनीतिक ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही संघीय सरकार के लिए चुने। यानी यहाँ कुछ तर्क दिए गए हैं कि क्यों स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार को अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया है। तो वहाँ की जो संसद है वो पूरी तरह से जनता के निकट रूप से जुड़ी हुई है। इसके अलावा चूंकि जनता अगर सिद्ध कार्यपालिका का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करती तो निश्चित रूप से यह भी हो सकता है कि कोई अयोग्य व्यक्ति कार्यपालिका का अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि जनता कई बार गलत व्यक्ति को भी निर्वाचित कर सकती है। अतः इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को वहाँ अपनाया गया है, यानी विधायिका वहाँ कार्यपालिका का निर्वाचन करती है। जहाँ तक इन सदस्यों की योग्यताओं का प्रश्न है, संविधान ने यह निश्चित किया कि कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुने जाने के योग्य है, संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 175 में केवल यह कहा गया है कि विभिन्न भौगोलिक और भाषाई क्षेत्रों को संघीय सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यानी यहाँ अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, वहाँ बहुभाषी जैसे कि भारत में विविधता वैसे विविधता वाला देश है। तो यहाँ यह बताया गया है कि सभी भौगोलिक क्षेत्रों और सभी भाषाई क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस बात के अतिरिक्त संघीय सरकार के निर्माण में 2 महत्वपूर्ण परंपराएं भी स्थापित है। प्रथम परंपरा के अनुसार स्विट्जरलैंड में 2 सबसे बड़े और प्रमुख कैंटनों बर्न और ज्यूरिख का संघीय सरकार में सदैव प्रतिनिधित्व रहता है। यह विशेष स्थिति फ्रेंच भाषा भाषी के कैंटन वाउ को भी प्राप्त है। दूसरी परंपरा यह है कि संघीय सरकार में 4 जर्मन भाषा भाषी, 2 फ्रेंच भाषाभाषी तथा 1 इटालियन भाषाभाषी होता है। इस व्यवस्था के संबंध में जॉन ब्राउन मेलन ने कहा है कि इस तरह संतोषजनक क्षेत्रीय और भाषाई वितरण का आश्वासन दिया गया है। इसके अतिरिक्त सामान्यतः संघीय सरकार में सभी दलों को प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है, यानी वहाँ जर्मन, फ्रेंच, इटालियन सभी का प्रतिनिधित्व वहाँ कार्यपालिका में होता है। साथ सभी दलों को भी वहाँ प्रतिनिधित्व दिया जाता है। साधारणतः संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्यों में से निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होते ही वे संघीय संसद की सदस्यता से त्याग पत्र दे देते हैं। जैसा कि भारत में जो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका से यानी संसद से निर्वाचित होते हैं, लेकिन वो कार्यपालिका के सदस्य बनने के बावजूद भी वो संसद के सदस्य बने रहते हैं, वो त्याग पत्र नहीं देते। लेकिन यहाँ स्विट्जरलैंड में वो सदस्य तो पहले तो संघीय संसद के होते हैं, लेकिन जैसे उनको कार्यपालिका में निर्वाचित कर दिया जाता है तो वो संसद की सदस्यता त्याग देते हैं। तो संघीय संसद के सदस्य न तो कैंटन के अधीन कोई पद दान करते हैं और न ही उसे किसी प्रकार का व्यवसाय करने की आज्ञा होती है। बात आती है कार्यकाल की। वहाँ संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष का है, किंतु इसके साथ ही यह प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल पर निर्भर है। यदि वह इससे उद्देश्य पूर्व स्विट्जरलैंड में संघीय संसद
भंग हो जाए तो नवीन निर्वाचन के बाद संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में नई संघीय सरकार चुनते हैं। मृत्यु पर त्याग पत्र यानी किसी कारण से यदि 4 वर्ष की अवधि से पूर्व संघीय सरकार में कोई स्थान रिक्त हो जाए तो संघीय संसद अपने अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति को निर्वाचित कर सकती है। जैसा कि 7 सदस्य होते हैं उसमें से कोई 1 या 2 सदस्य त्याग पत्र दे देते, मृत्यु हो जाती है, तो उस जो शेष बची अवधि के लिए वापिस संघीय संसद सदस्य को निर्वाचित करती है। संघीय सरकार के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं। वास्तविकता यह है कि संघीय सरकार के सदस्य बार बार चुन लिए जाते हैं, जिससे वे अपने अनुभव और योग्यता से देश में अपना लाभ पहुंचाते हैं, यानी उनको जब बार बार चुना जाता है तो वो अनुभव हो जाता है। उदाहरणार्थ यहाँ जो कुछ उदाहरण दिए, मोटा 30 वर्ष तक, कोप 27 वर्ष तक, बेल्टी 25 वर्ष तक संघीय सरकार के सदस्य रहे हैं। बिहार में 1854 से 1862 दो अवसरों को छोड़कर संघीय संसद सदैव संघीय सरकार के सदस्यों को उस समय तक पुनर्निर्वाचित किया जब तक कि वो अपने पद पर बना रहना चाहिए, यानी वहाँ अनुभव को लाभ उठाया गया है। वेतन विशेषाधिकारों में मुक्तियाँ। संघीय सरकार के सदस्यों को वेतन संघीय संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 55 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त व्यक्तियों को यदि वे 10 वर्ष तक परिषद के सदस्य रह चुके हैं तो उसे निवृत्ति वेतन यानी पेंशन दी जाती है, जो वेतन का 40 से 60% के बीच होती है। संघीय सरकार के सदस्यों का यह वेतन अन्य देशों के मंत्रियों से बहुत कम और पार्षद बहुत सादगी से रहती है। संघीय सरकार के सदस्यों को लगभग वे सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है जो संघीय संसद के सदस्यों को प्राप्त होती है। अपने कार्यकाल में संघीय सरकार के सभी सदस्य सैनिक सेवा से मुक्त होते हैं, उनके विरुद्ध कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। अब बात आती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। संघीय संसद के दोनों सदन अपनी एक संयुक्त बैठक में सरकार के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष 1 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है। संघीय सरकार के अध्यक्ष स्विस राज्य मंडल का राष्ट्रपति कहलाता है। वह लगातार 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष नहीं चुना जाता है, यानी वो जो 7 सदस्य होते हैं उनमें से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन वो केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है और दूसरे वर्ष उसको लगातार नहीं चुना जाता। 7 सदस्यों में से किसी अन्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। यद्यपि वह 1 से अधिक बार अध्यक्ष चुना जा सकता है, यानी 1 वर्ष गैप लगने के बाद में दोबारा उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उदाहरणार्थ हरमुल्लर 3 बार अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव में ज्येष्ठतम के नियम का ध्यान रखा जाता है, यानी वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है। अब बात आती है संघीय सरकार के अध्यक्ष या स्विस राज्य मंडल के राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्यों की। इसके बारे में अपन बाद में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।